नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया दिल्ली पुलिस जीके पेपर एनालिसिस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो 2020 में आपका दिल्ली पुलिस के पेपर आयोजित हुए थे, तो उसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आप जुड़ जाएंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आपका पेपर एनालिसिस है, इसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें आप मेरे साथ मिलकर के हल करने का प्रयास करेंगे सभी। इस पेपर एनालिसिस का प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है और प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है। तो आपको बताना जायद मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने, कपास, तरबूज, चावल, गेहूं। इनमें से आपको बताना कमेंट करके कि कौन सी एक जायद फसल है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी एक जायद फसल है। बताएं सभी कौन सी एक जायद फसल है। बताएंगे सभी कौन सी एक जायद फसल है। तो जायद फसल तो आप पढ़ते हैं, फसल तीन है आपकी। कौन कौन सी फसल वर्ग होते हैं? तीन होते हैं। एक कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी रबी वर्ग। एक कौन सी होती है? एक होती है खरीफ। और खरीफ आप याद रखेंगे। उसके बाद वैसे अगर आप फसल चक्र की बात करें तो फसल चक्र आपका खरीफ से स्टार्ट होता है, खरीफ से। खरीफ के बाद आप याद रखेंगे रबी, रबी के बाद आप याद रखेंगे जायद। तो ये आपकी तीन वर्ग होते हैं, रबी, खरीफ, रबी और क्या है आपका जायद। खरीफ, रबी और जायद। खरीफ में आप याद रखेंगे वो फसलें जो आपकी कब बोई जाती हैं। तो ये फसलें कब हैं? ये आपकी जून जुलाई में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में आपकी बोई जाती हैं। और कब काट ली जाती हैं? ये आपकी कब काटेंगे? इनको काटेंगे जून जुलाई में बोने के बाद में ये अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। कब काट ली जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं और जून जुलाई में बोई जाती हैं। रबी की क्या है? रबी की आपकी अक्टूबर नवंबर में सोइंग की जाएंगी, यानी अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती हैं। और ये कब काट ली जाती हैं? ये काट ली जाती हैं आपकी मार्च अप्रैल में। कब काट ली जाती हैं? ये काट ली जाती हैं मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। क्लियर हुआ? जायद की फसलें अगर आपसे पूछ रहा है तो ये कब है? ये आपके अल्प अवधि की होती हैं। ये मार्च अप्रैल में आप बोते हैं। मार्च अप्रैल में बोने के बाद में इनको कब काट लोगे? इनको काट लोगे आप जून जुलाई में। कब? जून जुलाई में। कब आपका? जून जुलाई में ये आपकी काट ली जाती हैं। क्लियर हो गया? अब इनमें अगर आपसे पूछा जाए खरीफ में, खरीफ में कौन कौन सी फसलें होती हैं? खरीफ में आप ध्यान रखेंगे जैसे आपका क्या है, खरीफ में कपास आप याद रखेंगे, कपास है, मूंगफली है। क्या है आपका? कपास है, मूंगफली है। आप याद रखेंगे धान है, मक्का है। क्या है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। ये आप याद रखेंगे। ये सब कौन सी फसलें हैं? ये कहलाती हैं आपकी किसकी फसलें? खरीफ की फसलें कहलाती हैं। रबी की अगर आपसे पूछे रबी की फसलें कौन सी होती हैं? रबी की आप याद रखें अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। तो ये कौन कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगे गेहूं, गेहूं के बाद आप याद रखेंगे जौ, जौ के बाद याद रखें चना, मटर, सरसों। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब आपकी किसकी फसलें हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी रबी की फसलें। क्लियर हुआ? जायद की आप याद रखेंगे सभी बेल वाली फसलें। क्या है? बेल वाली जो फसलें होती हैं वो जायद की फसलें कहलाती हैं। बेल वाली फसलें कैसे? जैसे आप जानेंगे जी खरबूज, तरबूज। क्या है आपके? खरबूज हो या आपका तरबूज हो, आप याद रखेंगे खरबूज, तरबूज। और याद रखेंगे लौकी। क्या है? लौकी, खरबूज, तरबूज, लौकी, करेला। ये सभी आप याद रखेंगे। ये सब किसकी फसलें कहलाती हैं? जायद की फसलें आपकी कहलाती हैं। तो सभी बेल वाली फसलें, तो इनमें आप याद रखेंगे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा आपका तरबूज। क्या हो जाएगा? तरबूज। कपास आप पढ़ ही लिया, कपास किसकी? आपकी खरीफ की। चावल आप पढ़ लिया, चावल या धान एक ही बात है, ये खरीफ की है। गेहूं आपसे पूछे गेहूं कौन से वर्ग की फसल है? तो ये याद रखेंगे रबी वर्ग की फसल है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत नहीं है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पर्वत है जो हिमालय पर स्थित नहीं है, हिमालय पर्वत की चोटी नहीं है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे। बताएं। अब इनका देख लेते हैं। धौलागिरी आप पढ़ दें, धौलागिरी आपकी चोटी है, लेकिन है कौन से देश में? ये नेपाल देश में स्थित है। मकालू आप पढ़ते हैं, मकालू, मकालू भी आपका कहाँ पर है? मकालू भी आप याद रखेंगे कहाँ पर है? नेपाल में। मकालू कहाँ पर है? नेपाल में। नेक्स्ट है पर्वत कोयोब, पर्वत कोयोब इसमें आपके शामिल नहीं है। पर्वत कोयोब कहाँ पर है? पर्वत कोयोब आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। कहाँ पे मिलेगा पर्वत कोयोब? अंडमान निकोबार में आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपका? पर्वत कोयोब कहाँ मिलेगा? बताएंगे। पर्वत कोयोब कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार। कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है? कंचनजंगा आप याद रखेंगे कहाँ पर है? सिक्किम में। आप पढ़ते भी हैं कि भारत के मुख्य भूमि की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत के मुख्य भूमि
भूमि की सर्वोच्च चोटी कौन है? कंचनजंगा। है कहाँ पर आपका? सिक्किम में। तो धौलागिरी हो, मकालू हो और आपका कंचनजंगा हो, ये सब हिमालय पर्वत के पार्ट हैं। लेकिन पर्वत कोयोब आपका कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में, इसलिए आपका इसका सही आंसर क्या होगा? पर्वत कोयोब। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट है, नींद में से किसके कारण मतलब सोडियम की कमी से होता है, मतलब सोडियम की कमी हो सकती है नींद में से किसके कारण? दस्त, अल्प रक्तचाप, मनोभ्रम, उच्च रक्तचाप, इनमें आपको बताना है। बताएंगे सभी। दस्त या पेचिश आप बोलते हैं तो किसकी कमी से होगा? दस्त की कमी से, यानी पेचिश जो आपके होते हैं तो इसमें क्या है? पानी की कमी हो जाएगी, और पानी की कमी होने के कारण ही आपका आयोडीन की कमी हो जाएगी। और आयोडीन आप याद रखें, आयोडीन में क्या होता है आपका? सोडियम। क्या होता है आपका? सोडियम। तो ये ध्यान रखना, आयोडीन और आपका क्या है? सोडियम। या आप पढ़ते हैं जो आयोडीन है, आयोडीन, ठीक है, NaCl, क्या है? NaCl। NaCl यानी क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है, ये नमक का रासायनिक नाम है। क्या है? नमक का रासायनिक नाम। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो ये किसके कारण होगा? ये होगा आपका दस्त के कारण। किसके कारण होगा? दस्त के कारण आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियम नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति RBI को विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा द्वारा प्रदान की गई। तो आपको बताना जब फेरा है, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, आप इसको पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फेरा आपने पढ़ा है, फेरा, फेरा की फुल फॉर्म क्या है? तो इसको भी आप जान लेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो ये इसकी फुल फॉर्म बनती है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो इसकी आपको याद रखना है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है, तो ये क्या है? जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है उसको नियंत्रित करने के लिए ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये वर्ष 1973 में पारित किया गया। कर आपका 1973 में पारित किया गया। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था आपका 1974 में। तो यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा है फेरा से रिलेटेड। फेरा 1947, 1963, 1973, 1981। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 1973। क्या हो जाएगा सही आंसर? 1973। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कौन सा राजवंश ऐसा है जो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसमें। चोल वंश, पांड्य वंश, चेर राजवंश, चौहान राजवंश, बस आपको बताना है दक्षिण भारत। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, चौहान राजवंश। चौहान राजवंश आप पढ़ते हैं। संस्थापक कौन है इसके? संस्थापक है वासुदेव। कौन है संस्थापक? वासुदेव। और राजधानी क्या थी? राजधानी थी इसकी अजमेर। और अजमेर कहाँ है? अजमेर आपका स्थित है राजस्थान में। कहाँ पर है अजमेर? अजमेर राजस्थान में स्थित है। तो पृथ्वीराज चौहान आप पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान कौन से राजवंश से संबंधित है? चौहान राजवंश से संबंधित है। क्लियर हो गया? चौहान राजवंश आपका उत्तर भारत, क्योंकि राजस्थान कहाँ पर है? उत्तर भारत में। संस्थापक कौन है? वासुदेव। राजधानी क्या है? अजमेर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय? इनमें से आपको बताना है। पटना उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इनमें से आप बताएंगे कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, बताएं सभी। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, अगर आपने पढ़ा होगा, आपने एक एक्ट पढ़ा होगा। कौन सा एक्ट पढ़ा है? एक्ट पढ़ा आपने हाई कोर्ट एक्ट। कौन सा एक्ट है? हाई कोर्ट एक्ट। तो हाई कोर्ट एक्ट ये किस वर्ष आपका ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1861 में लाया गया। और इस एक्ट के माध्यम से भारत के 3 शहरों में हाई कोर्ट स्थापित किए गए। कितने शहरों में? 3। एक कहाँ पर आपका? एक बना था आपका कोलकाता में। एक हाई कोर्ट कहाँ पे बना? एक बना कोलकाता में। एक कहाँ पे बना था? एक बना था आपका मुंबई में। कहाँ पर बना? मुंबई में। और एक आप याद रखेंगे, एक कहाँ पे बना था? एक बना था आपका मद्रास में। तो 3 हाई कोर्ट आपके बने 1861 हाई कोर्ट एक्ट के माध्यम से। कोलकाता, मुंबई और कहाँ पर आपका? मद्रास। ये सबसे पुराने हाई कोर्ट है भारत के। तो अब इनमें से देख लें, अगर इनमें से कोई ऑप्शन में हो
तो यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय गलत है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी आपका सही है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो 1861 हाई कोर्ट एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे किस वर्ष हुई थी, 1862 में। क्लियर हो गया। और आपसे पूछे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में पहले कौन से शहर में स्थापित किया गया था, आगरा में स्थापित किया गया था। लेकिन इसके 3 वर्ष बाद यानी 1869 में इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। तो याद रखेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना प्रारंभ में 1866 में हुई, लेकिन 3 वर्ष बाद कहाँ पे, इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कौन से उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में पढ़ते हैं वर्तमान में कितनी, 33+1, 33+1 है, लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित संख्या नहीं होती। आपसे पूछे हाई कोर्ट का गठन व संरचना, तो अगर आपसे पूछ रहा है हाई कोर्ट का गठन व संरचना, तो आप याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल है हाई कोर्ट का गठन व संरचना। हाई कोर्ट का गठन व संरचना मिलेगा आपको आर्टिकल 216। कौन सा आर्टिकल, 216। और आपसे पूछा जाए प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य के लिए। तो प्रत्येक राज्य के लिए अगर आपका पूछा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा, तो ये याद रखेंगे ये किस आर्टिकल में दिया गया है, ये दिया गया 214 में। कौन से आर्टिकल में, 214 में आपको दिया गया है। आपसे पूछे वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। कितने आपके, 25 हाई कोर्ट है भारत में। क्लियर हो गया। ये हाई कोर्ट से संबंधित था, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCF कहाँ स्थित है। आपको बताएं रायपुर, रांची, शिलांग, झांसी, इनमें से आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। बताएं, सभी कमेंट करके बताएं सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आपका झांसी। कहाँ पर आपका, झांसी में। क्लियर हो गया, कहाँ पर है, झांसी। नेक्स्ट, 1919 में कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ घटित हुआ था। तो आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे घटित हुआ, पठानकोट, लाहौर, अंबाला, अमृतसर। बताएंगे सभी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 2 व्यक्ति आपने पढ़े होंगे। 2 व्यक्ति कौन है, एक तो पढ़ते हैं आप डॉक्टर सत्यपाल, और दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति था सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा व्यक्ति कौन है, सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा कौन आपका, सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाले बाग में सभा का आयोजन किया गया, लेकिन जनरल डायर के द्वारा उसे सुबह ही अवैध घोषित कर दिया गया कि आप यहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी ना करें। लेकिन लोगों ने क्या, भीड़ इकट्ठी करके सभा का आयोजन किया, सभा का आयोजन किया। और सभा के आयोजन के दौरान आपने पढ़ा होगा इस बाग को चारों तरफ से जनरल डायर ने घेर लिया, चारों तरफ से जनरल डायर ने घेर लिया। और उसके बाद यहाँ पे जो आपके निहत्थे लोग थे उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, और इसमें आपके हजारों लोग मारे गए। ठीक है, हजारों लोग मारे गए। निश्चित संख्या तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मानते हैं कि 1000 लोग लगभग इसमें आपके मारे गए। ज़्यादा भी है, कुछ कमेटी आपकी ज़्यादा बताती हैं, कुछ कम बताती हैं। तो 1000 लोग इसमें मारे गए। इसी को बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये किस शहर में घटित हुआ था, ये हुआ था आपका अमृतसर में। कहाँ पे घटित हुआ था बताओ, अमृतसर में घटित हुआ था। कहाँ पे, अमृतसर। आपने पढ़ा होगा जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में सरिया नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी, सरिया नाइटहुड। सरिया नाइटहुड आपसे पूछ रहा है, तो सरिया नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी, आप याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। किसने त्याग दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। आपसे पूछा जाएगा केसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दी, केसरे हिंद, केसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दी, याद रखेंगे महात्मा गांधी। किसने त्याग दी बताओ, महात्मा गांधी ने त्याग दी केसरे हिंद की उपाधि। क्लियर हो गया। और आपसे पूछा जाएगा कि जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उससे किसने इस्तीफा दे दिया, शंकर नारायण। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा सौंप दिया, शंकर नारायण ने इस्तीफा सौंप दिया वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से। क्लियर हो गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है। शहर अगर आपसे पूछ रहा है तो कौन सा आपका, अमृतसर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय कम है। बताएंगे सभी, बताएंगे कमेंट करके, कमेंट करके बताएं सभी। पारिवारिक आय बताएंगे सभी।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस बोलते हैं आप, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय, तो आपको बताएं 14 लाख रुपए से कम है, 28 लाख रुपए से कम है, 10 लाख रुपए से कम है या 12 लाख रुपए से कम है। इनमें से आपको बताना है कितने लाख रुपए से कम है उनकी पारिवारिक आय। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे पारिवारिक आय कितने लाख रुपए से कम है। बताएं सभी, कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएं पारिवारिक आय कितने लाख रुपए से कम है। बताएं सभी, बताएंगे सभी। इसमें ऑप्शन आप देखेंगे, इसमें जो 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते हैं जो पारिवारिक आय है, पारिवारिक आय ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आपके कितना, जिन परिवारों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से क्या है, 8 लाख रुपए से कम है, तो उनके लिए आपका ईडब्ल्यूएस श्रेणी में उनको शामिल करते हैं। और यह जो हमने आपका नियम है ये किस संविधान संशोधन द्वारा, 103वां संविधान संशोधन द्वारा 2019 के तहत ये हमने शामिल किया है। इसे भी आप याद रखेंगे ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सा संविधान किया हमने संशोधन, तो 103वां संविधान संशोधन हमने किया 2019 में। और जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है उनको आपका ईडब्ल्यूएस का लाभ दिया जाता है। और ईडब्ल्यूएस क्या है, जो आपका सामान्य वर्ग है, जनरल वर्ग है, तो सामान्य वर्ग में क्या है, सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस लोगों के लिए कितने % आरक्षण की सुविधा है, 10% आरक्षण की सुविधा है। तो ये याद रखेंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम सीटें संख्या आवंटित की गई हैं? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश। इनमें से आपको बताना है किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम सीटें संख्या आवंटित की गई हैं। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश। इनमें से आपको बताना है जी, कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें आप याद रखेंगे राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें हैं, राज्यसभा की अधिकतम जो सीटें हैं वो किस राज्य को आवंटित हैं? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें आवंटित हैं वो आप याद रखें उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप याद रखेंगे कितनी सीटें, 31। कितनी आपके? 31। ये याद रखेंगे जो राज्यसभा है, क्या है? राज्यसभा केंद्र का जो उच्च सदन है, क्या है? केंद्र का उच्च सदन क्या कहलाता है? केंद्र का उच्च सदन कहलाता है आपका राज्यसभा। कौन कहलाता है? राज्यसभा। और राज्यसभा का गठन और संरचना कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 80 में। और राज्यसभा में अगर आपसे पूछा जाए इसमें आपकी अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 250। वर्तमान में कितने? 245। 245 में से निर्वाचित कितने होते हैं? निर्वाचित होते हैं 233। और 12 क्या होते हैं? 12 होते हैं मनोनीत। क्या होते हैं? 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे राज्यसभा से संबंधित। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म में अंतिम विभाजन 2 भागों में हुआ, हीनयान और महायान, निम्न में से किस स्थल पर आयोजित किया गया था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। इनमें से आपको बताना है। बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म में अंतिम विभाजन 2 भागों में हुआ, हीनयान और महायान, किस स्थल पर आयोजित किया गया? तो आपको बताना है बौद्ध सम्मेलन। तो कौन सा बौद्ध सम्मेलन है? 4 ऑप्शन आपके सामने, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो ये आपके क्रम से दे रखे हैं। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ पे हुआ? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन आपका वैशाली में। तृतीय बौद्ध सम्मेलन आप पढ़ते हैं पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध सम्मेलन आप याद रखेंगे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। और चौथा वाला कहाँ पर? कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ पर हुआ? कश्मीर में आप याद रखेंगे। कश्मीर में कहाँ पर हुआ? कश्मीर में हुआ था आपका कुंडलवन में। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था आपका कुंडलवन में। कहाँ पे हुआ? कश्मीर में कुंडलवन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन आप पढ़ते हैं, प्रथम सम्मेलन में आपने पढ़ा होगा। प्रथम सम्मेलन अगर आपसे पूछे शासक कौन है, शासक आप याद रखेंगे। शासक आपको याद रखवा रखे हैं इसमें, एके से याद रखेंगे, ये शासक हैं। ए से क्या बना? अजातशत्रु। के से कालाशोक। ए से अशोक। के से कनिष्क। तो आप याद रखेंगे चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन ये किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। और इस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। अन्य इनकी अध्यक्षता अगर आपसे पूछे, अध्यक्षता आप याद रखेंगे MSMV। क्या है? MSMV। वी से क्या बन गया? वसुमित्र। एम से क्या बन जाएगा? इसमें याद रखेंगे एम से बना क्या? महाकश्यप। क्या बना? एम से महाकश्यप बना। और एस से क्या बना?
बना, एस से बना आपका साबाकामी बना, साबाकामी, एक बार इनको देख लेते हैं। और एम से क्या बना, एम से बना आपका मोगली पुत्र तिस्से, क्या बना आपका मोगली पुत्र तिस्से, क्या बनेगा जी मोगली पुत्र तिस्से। ए से क्या बना, ए से आप याद रखेंगे, इस ए से क्या बना अजात शत्रु बन गया, अजात शत्रु। के से क्या बन गया, के से काला शोक, ये मैंने पहले भी आपको बता रखा लेकिन एक बार और देख लेंगे, रिपीट हो जाएगा आपका। ए से क्या बन जाएगा, ए से बन जाएगा अशोक। तो ये आपके बौद्ध सम्मेलन है, बौद्ध सम्मेलन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और आप याद रखेंगे ये शासक हैं अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, कनिष्क। और ये अध्यक्षता की इन व्यक्तियों ने महाकश्यप, साबाकामी, मोगलीपुत्र तिस्से और कौन है वसुमित्र। तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म आपका दो भागों में बटिया, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। और दो भाग कौन कौन से, एक आपका कौन सा है हीनयान, और एक कौन सा भाग है, एक आपका महायान। हीनयान है और दूसरा कौन सा आपका महायान। इन दो भागों में आपका डिवाइड हो गया था। क्लियर हो गया। तो ये आंसर याद रखेंगे कहां पे आपका कश्मीर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक मार्च कहां से शुरू किया था, बताएंगे। दांडी मार्च या नमक मार्च आप बोलते हैं, कहां से शुरू किया। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने कहां से शुरू किया था, ये शुरू किया था साबरमती आश्रम। कहां से शुरू किया था, साबरमती आश्रम से शुरू किया था गांधी जी ने, याद रखेंगे। साबरमती आश्रम से कितने समर्थक थे इसमें, अगर आपसे समर्थक पूछे, समर्थक कितने थे गांधी जी के साथ, 78 समर्थक थे। कितने थे, 78। आपसे पूछा जाए कितने समर्थक हैं, 78 समर्थक थे। इसी में आप याद रखेंगे कुल कितनी दूरी तय की, कुल दूरी आप याद रखेंगे 241 मील। कितनी दूरी तय की थी, 241 मील। कुल कितने दिन लगे इसमें, कुल दिन कितने लगे थे, कुल दिन याद रखेंगे कितने दिन की यात्रा थी, 24 दिन की यात्रा थी। और आपसे पूछा जाए समाप्त कहाँ पे हुई जाकर के, समाप्त, तो समाप्त याद रखेंगे समाप्त कब हुई थी, 6 अप्रैल 1930। कब हुई थी, 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी आपकी नवसारी गुजरात। कहाँ पे खत्म हुई थी, नवसारी गुजरात में 6 अप्रैल 1930। ध्यान रखेंगे नवसारी गुजरात 6 अप्रैल 1930 को आपकी पूरी हुई थी यात्रा। तो आपने क्लियर हो गया। नमक मार्च कहां से शुरू किया गया था, साबरमती आश्रम से शुरू किया गया। कहां से, साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम है कहां पर, ये अहमदाबाद में स्थित है। कहां पर है, अहमदाबाद में स्थित है साबरमती आश्रम। क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, JB कृपलानी, दादा भाई नौरोजी, अल्लूरी सीताराम राजू, मदन मोहन मालवीय। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे। आप बताएं जी सभी, कमेंट करके बताएं कि BHU या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं आप, BHU भी इसको बोल देते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। 1916 में किस व्यक्ति ने की थी, मदन मोहन मालवीय। किस व्यक्ति ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी बताओ, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1916 में। याद रखेंगे, आप पढ़ते हैं जी मदन मोहन मालवीय। तो महामना किसे कहा जाता है, महामना अगर आपसे पूछा जाए मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। और मदन मोहन मालवीय को महामना की जो उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, गांधी जी के द्वारा दी गई थी। क्लियर हो गया। आप पढ़ते हैं 1918, कौन सा, 1918 जो कांग्रेस अधिवेशन है, 1918 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर हो गया। और इसमें क्या है, इसमें मौलिक अधिकार की जो मांग है वो सबसे पहले की गई। तो मौलिक अधिकार की मांग की गई, लेकिन बाद में आप पढ़ते हैं 1931 कराची अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू किया जाता है। लेकिन सबसे पहले अगर आपसे पूछे 1918 दिल्ली अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, तो वहां पे मौलिक अधिकार की मांग की गई थी सबसे पहले। क्लियर हुआ। आप पढ़ेंगे जी मदन मोहन मालवीय से हिंदू महासभा, क्या है, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना, तो हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई, 1915। 1915 में कहाँ पे की गई, हरिद्वार। कहाँ पे की गई, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हरिद्वार में की गई थी। कहाँ पे की गई थी बताओ, हरिद्वार में की गई थी। याद रखेंगे, एक ये याद रखेंगे कौन कौन सा पत्र पत्रिका अगर आपसे पूछे, अभ्युदय, क्या है, अभ्युदय है, हिंदुस्तान है, और क्या है, लीडर। अभ्युदय, हिंदुस्तान और लीडर। तो इन तीनों के लेखक कौन है, अभ्युदय, लीडर,
और आपका हिंदुस्तान, इन तीनों के लेखक भी कौन है? मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय से संबंधित ये आपके क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा कि स्वतंत्रता सैनी ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो आप ध्यान रखेंगे मदन मोहन मालवीय। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कलमकारी कपड़े पर हस्तचित्रों की पारंपरिक कलाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई हैं? बताएंगे बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्पन्न वाला आपको राज्य बताना, कौन सा राज्य ऐसा है जहां पे इसका जन्म हुआ है, उत्पन्न हुई है। तो राज्य आप बताएंगे, राज्य आप याद रखेंगे, सभी बताएंगे कौन सा राज्य है। ऐसा राज्य कौन? आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया? एक आपसे पूछा जाता है मधुबनी। मधुबनी जो आपकी पेंटिंग है, मधुबनी, मधुबनी किस राज्य से संबंधित है? आप ध्यान रखेंगे मधुबनी किससे? आपका बिहार से। किससे है? बिहार से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। जल चक्र के दौरान पौधे का कौन सा भाग वाष्पीकरण प्रक्रिया में शामिल होता है? ऑप्शन आपके पत्तियां, जड़ें, शाखाएं, तना। इनमें से आपको बताना है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान कौन सा भाग आपका शामिल होता है। इसमें आप बताएंगे कौन सा आपका सही है। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे कौन सा सही है आपका। तो इसमें आप आंसर याद रखेंगे, इसमें कौन सा शामिल होता है? पत्तियां। कौन आपका शामिल होता है? पत्तियां इसमें शामिल होती हैं, क्योंकि श्वसन क्रिया कौन सा भाग करता है? पत्तियां करते हैं। पौधे में भोजन बनाने का कार्य कौन करता है? आपका पत्ती भाग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है रबी फसलों की कटाई आमतौर पर की जाती है। ये अभी हमने क्वेश्चन अभी शुरू में, जब शुरू वाला जो आपका क्वेश्चन था वहां पे पढ़ा था। रबी फसलों की जो कटाई है आमतौर पर कब की जाती है? आपको बताना है आमतौर पर कब की जाती है। बताएंगे तो आमतौर पर कब की जाती है? आपने ऑप्शन है जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च, जून। इनमें से आपको बताना है। तो इनसे कौन से माह के बीच करते हैं आप कटाई? इनमें से पूछा गया है। तो रबी की फसलें कब बोते हैं आप बोते हैं जी आपका नवंबर दिसंबर में, और उसके बाद आपने पढ़ा होगा मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये आपके कटाई का समय है। तो आप पढ़ते हैं जैसे गेहूं है, गेहूं नवंबर दिसंबर में आप सोइंग करते हैं, और उसके बाद अप्रैल, मई और जून के मध्य आपके काटे जाते हैं। तो याद रखेंगे सीधा क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा आपका मार्च से जून। क्या हो जाएगा? मार्च से जून के बीच। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स के खिलाफ टीकाकरण की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, मोरिस हिलमैन, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच। आपको बताना है एंथ्रेक्स के खिलाफ। एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स क्या है? एक रोग है जो जीवाणु से होता है आपका रोग। और इसमें क्या है? इसमें त्वचा हमारी प्रभावित होती है, जो हमारा श्वसन तंत्र वो प्रभावित होता है। तो इसे बोलते हैं एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स आपको बताना है, एंथ्रेक्स के खिलाफ टीकाकरण की जो खोज है वो किसने की थी? बताएंगे सभी। एडवर्ड जेनर ने की, मोरिस हिलमैन ने की, लुई पास्चर या रॉबर्ट कोच। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका लुई पास्चर। क्या होगा? लुई पास्चर। आपसे पूछा जाएगा क्या है? आपसे पूछा जाता है कौन सा टीका है। टीका आप पढ़ते हैं, कौन सा टीका जी? आपका जैसे आपने पढ़ा होगा टीबी का टीका। क्या है? टीबी का जो टीका है, किसका? टीबी का। टीबी का जो टीका है, टीबी का टीका। तो टीबी के टीके की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? टीबी के टीके की खोज आप याद रखेंगे रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। क्लियर हो गया? आपसे पूछे निमोनिया, निमोनिया के टीका का खोज। निमोनिया, निमोनिया के टीके की खोज अगर आपसे पूछ रहा है, निमोनिया के टीके की खोज किसने की थी? मोरिस हिलमैन। क्लियर हो गया? मोरिस हिलमैन के द्वारा आपका कौन सा? तो आप पढ़ते हैं जी निमोनिया के टीके की खोज की गई थी। आपने पढ़ा होगा चेचक का टीका। क्या है? चेचक। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। तो इनको भी ध्यान रखेंगे इसके माध्यम से। चेचक का टीका पूछे एडवर्ड जेनर, निमोनिया का टीका मोरिस हिलमैन, और आपसे पूछा है टीबी का टीका रॉबर्ट कोच, और एंथ्रेक्स के खिलाफ टीकाकरण की आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? लुई पास्चर। क्या हो जाएगा? लुई पास्चर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आपको बताना है तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, सिक्किम। इनमें से आप बताएं किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बताएंगे सभी। बताएं प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? उस राज्य की कुल आपकी जो भी जीडीपी है वो, और उस राज्य की जो जनसंख्या होती है उससे आप भाग दे देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय निकल करके आ जाती है।
तो आपको बताना किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो ऐसा राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य आपका गोवा। गोवा की सबसे अधिक है और प्रति व्यक्ति आय गोवा की कितनी है? तो इसकी है लगभग 2,42,000। कितना है आपका? 2,42,000 इसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,42,000। क्लियर हो गया। और सबसे कम अगर आपसे पूछ रहा है सबसे कम कौन से राज्य की है? बिहार की। सबसे कम कौन से राज्य की? बिहार की। बिहार की आप याद रखेंगे लगभग कितनी है? 31,000। कितनी है? 31,000 प्रति व्यक्ति आय बिहार की। और सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा गोवा की, 2,42,000। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर आपको पेपर एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली या धर्म का प्रतिपादन किया था? बताएंगे। बहादुर शाह सेकंड, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। ये अकब हो रहा है, ये पूरा नाम अकबर है। तो इनमें से आपको बताना है। अकबर के द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो भी थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि इनमें से अक्सर आपके पूछे जाते रहे। अकबर के द्वारा किए गए कार्य, अकबर के द्वारा। तो अकबर के द्वारा किए गए कार्य, इन्हें ध्यान रखेंगे। किए गए कार्य में कौन कौन से कार्य हैं इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जैसा आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आता है जी, दास प्रथा का अंत क्या है? दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया था? दास प्रथा का अंत ये ध्यान रखेंगे। दास प्रथा का अंत अकबर ने किस वर्ष किया? 1562। क्या है? 1562। आपसे पूछा जाए जी, जजिया कर की समाप्ति, कौन से कर की समाप्ति है? जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर की समाप्ति अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे इसका वर्ष क्या है? 1564। क्या है? 1564। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इसी में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना क्या है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अगर आपसे पूछ रहा है, ये बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, तो इसमें आप याद रखेंगे, इसमें याद रखेंगे 1571। क्या है? 1571। आपसे पूछा जाएगा जी, इबादत खाने का निर्माण क्या है? इबादत खाने का निर्माण। इबादत खाने का निर्माण ये किस वर्ष किया गया? इबादत खाने का निर्माण ये आप पूछा जाते रहे 1575। इबादत खाने का निर्माण कब है? 1575। आपसे पूछा जाएगा 1575 इबादत खाने का निर्माण। नेक्स्ट, आईने दहसाला व्यवस्था की शुरुआत क्या है? आईने दहसाला व्यवस्था की शुरुआत। तो आईने दहसाला व्यवस्था की शुरुआत, आईने दहसाला, तो आईने दहसाले की शुरुआत कब की गई थी? 1580 में। कब की गई? 1580 में। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अगर आपसे पूछ रहा है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना आपके किस वर्ष की गई थी? ये ध्यान रखेंगे 1582 में। कब की गई थी दीन ए इलाही धर्म की स्थापना? तो आप याद रखेंगे कब की गई थी जी? 1582 में। कब की गई? 1582। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। एक बार पुनः देख लेंगे। एक बार दें, दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया? 1562 में किया गया। जजिया कर की समाप्ति कब की गई? 1564 में आपकी की गई। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की गई। इबादत खाने का निर्माण 1575 में किया गया। आईने दहसाला व्यवस्था की शुरुआत 1580 में की गई। दीन इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष की गई? 1582 में। किस वर्ष की गई? 1582। इसलिए दीन इलाही धर्म, तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये किसने चलाया था? आपका अकबर के द्वारा चला गया। किसने चलाया था? अकबर के द्वारा चलाया गया था। क्लियर हो गया। याद रखेंगे अकबरनामा, अकबर की जो प्रसिद्ध आपकी पुस्तक है वो कौन सी? अकबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है ये भी ध्यान रखेंगे। ये किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल। किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल। और अकबरनामा के कितने भाग हैं ये भी ध्यान रखेंगे। पेपर में पूछा है कि अकबरनामा कितने भागों में वर्णित है, तो 3 भागों में आपका वर्णित है। क्लियर हो गया। कितने भागों में वर्णित है अकबरनामा? 3 भागों में। प्रथम जो भाग है तो अकबर के पहले जो आपके शासक हुए जैसे हुमायूं, बाबर, उनका विवरण मिलता है। दूसरे भाग में किसका मिला है? अकबर का जो आपका राज्याभिषेक का समय, राज्याभिषेक से लेकर के, अकबर के राज्याभिषेक से लेकर के और उसका जो पूरा शासन काल रहा है उसका आपका दूसरे भाग में वर्णन है। तीसरे भाग में क्या है? तीसरे भाग में वर्णन मिलता है इसमें जो आपका मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था रही है उसका तीसरे भाग में वर्णन मिलता है। और क्वेश्चन आता है अकबरनामा के कौन से भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? अकबरनामा के तो जो तीसरा भाग है, कौन सा भाग है? तीसरा भाग। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही आईने अकबरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आईने अकबरी। क्या बोलते हैं बताओ? आईने अकबरी इसे कहा जाता है। क्या बोला जाता है बताओ? आईने अकबरी इसे कहा जाता है। जो तीसरा भाग है, कौन सा भाग है? तीसरा, इसे आईने अकबरी कहा जाता है। ये थोड़ा सा
याद रखेंगे इस क्वेश्चन को भी, आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया, आईने अकबरी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश। कामाख्या मंदिर सब जानते हैं। कामाख्या मंदिर आपका कहाँ पर है? कामाख्या मंदिर, तो कामाख्या मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है असम राज्य में। और असम राज्य में भी आप याद रखेंगे कौन सी पहाड़ी पर है? नीलांचल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नीलांचल पहाड़ी पर आपका स्थित है। और नाम क्या है? नाम क्या है जी? कामाख्या मंदिर। और कौन से राज्य में स्थित है? असम राज्य में नीलांचल पहाड़ी पर आपका स्थित है। क्लियर हो गया। नीलांचल पहाड़ी पर आपने एक त्योहार पढ़ा होगा या मेला आप पढ़ते हैं, अंबुबाची मेला। कौन सा मेला है? अंबुबाची मेला। तो अंबुबाची मेले का जो आपका आयोजन है, अंबुबाची मेले का आयोजन ये कहाँ पे होता है? कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर असम में अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर हो गया। अंबुबाची मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? असम राज्य में कामाख्या मंदिर में किया जाता है। क्लियर हो गया जी। तो आज का आपका पेपर एनालिसिस था। अगर पेपर एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो एक बार जो आपके मित्र हैं तो वहाँ तक आप इसको शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे और भी ज़्यादा आपका प्रयास करेंगे। तो आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे। और पेपर एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट आपके पेपर एनालिसिस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।